Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. Dear students, it is video number 3 from the chapter electrochemistry. Students, पिछली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को समझा, साथ में ये भी देखा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल के आधार पर किस तरह से आयंस को इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए प्रेफरेंस मिलती है। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए फैराडे के दो नियम हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। ये दोनों ही लॉ इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के मास को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और फैराडे लॉ। फैराडे ने अपने दो नियम बताए थे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द अमाउंट of chemical reaction and hence the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution or melt। कहने का मतलब यह है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले या लिबरेट होने वाले सब्सटेंस का मास इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान पास की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आप जितनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोड्स पर उतना ही अधिक सब्सटेंस लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा। तो ये लिबरेट या डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी कि करंट पास्ड के। आप ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ ये जो कांस्टेंट लगाया है वो कांस्टेंट होता है यहाँ पर ये Z, और इस Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए फैराडे का दूसरा नियम क्या है? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन द same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series, the mass of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। कहने का मतलब यह है कि अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भरे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रोड्स पर प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस के मासेस उनके इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जितना ज़्यादा होगा उनका डिपॉजिट होने वाला मास भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस के डिपॉजिट होने वाले मास की जो रेशो होगी उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगी, क्योंकि जहाँ फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस के डिपॉजिट होने वाले मास की जो रेशो होगी वो उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगी। देखिए, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए और उनमें सेम करंट पास करी जाए तो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के जो मास की रेशो होगी उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगी। जिसका इक्विवेलेंट वेट जितना ज़्यादा उसका डिपॉजिट होने वाले मास उतना ही ज़्यादा, या हम ये कहें कि जो डिपॉजिट होने वाला मास है अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, आप इन रिएक्शंस को देखिए ध्यान से। ये हाफ रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि 1 मोल सोडियम के प्रोडक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ पर 1 मोल क्लोरीन के प्रोडक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और यहाँ पर 1 मोल एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कहने का मतलब ये है कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are involved in the production of 1 mole of any substance on the electrodes. इलेक्ट्रोड्स पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को प्रोड्यूस करने में n मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैराडे के बराबर, और 1 फैराडे का मतलब है 96,500 कूलम। अब क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब है 96,500 कूलम, तो n इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो जाएगा n फैराडे और n इंटू 96,500 कूलम चार्ज। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस करने के लिए n फैराडे या n इंटू 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस रिक्वायर्ड। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस करने के लिए n इलेक्ट्रॉन या n फैराडे या n इंटू 96,500 कूलम चार्ज की जरूरत होती है। अब देखिए, ये इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला दिया है इन्होंने। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 एटम और आयन ऑफ द एलिमेंट। तो देखिए, यदि एटॉमिक वेट दिया हुआ है तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन से डिवाइड करके आप उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब देखिए, जो पहला हमारा स्टेटमेंट था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है 1 मोल सब्सटेंस को इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस करने के लिए। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितने मोल प्रोड्यूस करेगी? 1/n मोल, और जो 1/n मोल होते हैं वो बराबर होते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, या फिर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमें इलेक्ट्रोड पर किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम ये फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96,500। तो केमिकल इक्विवेलेंस को हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस की टर्म में इस फार्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ पर Z जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और ये इसको हमने इस फार्मूले में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस से रिलेट कर दिया है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस को यहीं रखें और 96,500 को यहाँ Z के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Z इंटू 96,500।
तो लेकिन जो हमने ये फार्मूला डेवलप किया है, ये डेवलप किया है इस फार्मूले से, और ये फार्मूला हमने ये मानकर ड्राइव किया है कि जो डिपॉजिट सब्सटेंस है उसका अमाउंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। उसका जो अमाउंट है वो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन किसी और क्वांटिटी के लिए W इजिकल टू जेड क्यू होता है और Z इजिकल टू हो जाएगा W अपॉन क्यू। इसलिए हम यहाँ पर Z की जगह W अपॉन क्यू रख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास ये फार्मूला बनकर आ जाता है। देखिए यहाँ पर Q इजिकल टू आई टी है, W इजिकल टू क्यू भी होता है, एनर्जी इजिकल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। W, अच्छा Q को हम आई टी लिख सकते हैं, तो W इजिकल टू का आई टी V, I और V का मल्टीपल कहलाता है पावर, तो ये W इजिकल टू पी टी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से P इजिकल टू हो जाएगा W अपॉन टी, तो पावर इजिकल टू हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पर W जो है ये एनर्जी के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, डिवाइडेड बाय टाइम।